नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। परहैप्स मॉडर्न इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज आज के समय हमारे प्यारे भारत के सामने है। यूएसए ने अब ऑफिशियली G7 कंट्रीज को यह कह दिया है कि इट्स टाइम टू इम्पोज सैंक्शंस ऑन इंडिया। ना सिर्फ इंडिया, यहाँ पे ऑब्वियसली चाइना की भी बात की जा रही है, बट बात ये भारत चाइना की करते हैं, सैंक्शंस टैरिफ्स लगाते भारत पे ही हैं। और जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ G7 की, तो ये सातों देश आ जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ऑफिशियली कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, इन सबको कहा है कि अब भारत और चाइना दोनों पर सैंक्शन लगाने का समय आ चुका है। इधर आप देख पाओगे, ग्लोबल टाइम्स ने भी इस पे आर्टिकल पब्लिश किया है कि यूएस प्रेशराइज करेगा G7 को कि ये स्टीप टैरिफ्स इंपोज कर दे चाइना और इंडिया दोनों पर, क्योंकि दोनों रशियन ऑयल परचेज कर रहे हैं। एक ऐसा मूव जिसको चाइना के एक्सपर्ट्स ने डिस्क्राइब किया है कि वॉशिंगटन यहां पे अपने टैरिफ्स का यूज कर रहा है ग्लोबल हेजेमनी बढ़ाने के लिए। और इधर आप देख पाओगे, भारत के कई जर्नलिस्ट सोशल मीडिया पर यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी का ये स्क्रीनशॉट है, ये शेयर कर रहे हैं कि ड्यूरिंग टुडेज कॉल विद G7, जो G7 देश है, इनके वित्त मंत्रियों की मीटिंग थी आज। उस मीटिंग में यूएसए के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने ओपनली ये प्रस्ताव दिया है कि अब समय आ चुका है कि ना सिर्फ यूएसए ने तो अपना काम कर दिया, जो टैरिफ थे इंडिया पे लगा दिए, अब सभी G7 देशों को इंडिया चाइना पर टैरिफ्स लगा देने चाहिए। नाउ चाइना के साथ देखिए, यूएसए और यूरोपियन यूनियन दोनों का ट्रेड बहुत ज्यादा है। जापान और इवन कनाडा के साथ भी चाइना का ट्रेड बहुत ज्यादा है। सप्लाई चेन्स में चाइना अभी भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तो चांसेस कम है कि ये लोग 50-100% के आसपास टैरिफ लगा दे चाइना पर। मगर एज इंडियंस हमें बिल्कुल यहाँ पे कंसर्न होना चाहिए कि यूएस क्या प्लान कर रहा है। मुझे आज भी याद है ये फोटो आप सबको याद होगी। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मिले थे साल 2019 में। वो एक अलग टाइम था, रशिया यूक्रेन की वॉर स्टार्ट नहीं हुई थी। उस वक्त 2019 में G7 समिट होस्ट कर रहा था फ्रांस। इंटरेस्टिंग बात देखिए, साल 2026 में जब यूएस अग्रेसिवली पुश करेगा भारत के अगेंस्ट सैंक्शंस को, फिर से फ्रांस होस्ट कर रहा होगा G7 समिट। 7 साल का अंतराल, बट जियोपॉलिटिक्स कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। उस वक्त आप सबको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी इकट्ठा बैठे थे। पीएम मोदी ने मजाक मजाक में डोनाल्ड ट्रंप के हाथ को एक टिका के एक स्लैप भी मारा था, जो इंटरनेशनली काफी ये वीडियो वायरल हुई थी। बट आज के समय सिचुएशन चेंज हो चुकी है। रशिया यूक्रेन वॉर का प्रेशर भारत पे भी आ रहा है। और रिसेंटली देखिए, मैंने आपको बताया था, नेटो ने जिस तरीके से आर्टिकल 4 की बात करी है, यूक्रेन पे रशियन ड्रोन्स आक्रमण करते करते पोलैंड तक पहुंच गए। पोलैंड बीइंग अ नेटो कंट्री अलर्ट मोड पे आ गया है। इससे आज के समय पूरा यूरोप अब रशिया के प्रति ज्यादा अलर्ट है, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट पोलैंड तक पहुंच गई, उसके बाद फिर जर्मनी, फ्रांस, एक एक करके यूरोप के बाकी देश आ जाएंगे यहाँ पे। तो यूएसए ने बिल्कुल सही टाइम पर, टाइमिंग के हिसाब से आप अगर देखो, बिल्कुल सही टाइम पे इन लोगों ने G7 में, जो ज्यादातर यूरोपियन देश हैं, इनको कहा है कि भारत पे आप भी सैंक्शंस इंपोज करिए। नाउ क्या ऐसा हो पाएगा? नाउ पहली बात तो ऑब्वियसली आप मुझसे ये पूछोगे, हाइपोथेटिकली लेट्स जस्ट इमेजिन कि ऐसा हो जाता है, तो उसके बाद क्या होगा? व्हाट विल बी द इम्पैक्ट? बताता हूं आपको। अगर हम भारत के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स की बात करें, एज ए कंट्री नहीं, एज ए कंट्री अगर हम देखें तो यूजुअली चाइना या यूएस आपको रैंक 1 या रैंक 2 पे मिलेंगे, डिपेंडिंग ऑन द फाइनेंशियल ईयर। मगर एज ए ब्लॉक अगर हम देखें तो आप जान के हैरान होंगे, जो GCC कंट्रीज हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज, जहां पे यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान समेत कई और देश आते हैं, ये हैं भारत के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। $161 बिलियन का ट्रेड हम इनके साथ करते हैं। और ज़्यादातर आप अगर देखो, सिंस इनसे हम ऑयल परचेज करते हैं, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट है इनके साथ। भारत का ओवरऑल आप देखोगे, ज़्यादातर दुनिया के साथ ट्रेड डेफिसिट ही है। हर जगह लालम लाल आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देख पाओगे, ऑलमोस्ट हर कंट्री से ही जब हम ट्रेड करते हैं तो इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, सिवाय 2 मेन पार्टनर्स के। 2 मेन ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिनके साथ जब हम ट्रेड करते हैं, अगेन यहाँ पे मैं सर्विसेज को काउंट नहीं कर रहा, उसके अलावा जो गूगल, ये SpaceX और X.com वगैरह जो वेरियस अमेरिकन कंपनीज भारत से कमाती हैं, उनको हम काउंट नहीं कर रहे। ये सिर्फ हम बात कर रहे हैं गुड्स की, टैंजिबल आइटम्स की, जिन चीजों को आप अपने हाथों से छू सकते हैं।
उनका जो ट्रेड है वहां पर यूएसए के साथ हमको फायदा होता है $45 बिलियन का, और यूरोपियन यूनियन देशों के साथ जब हम ट्रेड करते हैं तो वहां पे हमको फायदा होता है $16.5 बिलियन का। जापान के साथ टू बी ऑनेस्ट ट्रेड हमारा रिलेटिवली काफी कम है, सिर्फ $22 बिलियन के आसपास, उसमें भी हमारा ट्रेड डेफिसिट ही है। तो जापान को लेकर मैं इतना कंसर्न नहीं हूं। जो G7 देश है जहां पे जैसे आप जानते हैं जापान भी आता है, उसके अलावा कनाडा भी आता है। मेरा मेन यहां पर कंसर्न है यूरोपियन यूनियन को लेकर। अगर यूरोपियाई देश यूएसए के प्रभाव में आकर भारत पे टैरिफ्स इंपोज कर देते हैं तो जो ये $16.5 बिलियन का हमको एक ट्रेड सरप्लस मिलता है, इस पर चोट पहुंचेगी, बिल्कुल चोट पहुंचेगी। इससे भारत की जो ग्रोथ रेट है ये भी नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकती है। दिस इज बेसिकली रियली बैड न्यूज फॉर अस कि यूएस की तरफ से 50% टैरिफ्स, और कल को अगर मान लीजिए यूरोपियन यूनियन देश भी ऐसा करते हैं, दैट विल बी अ डिजास्टर। अब भारत ऑब्वियसली ये सब नोटिस कर रहा है, ऐसा नहीं है कि सडनली ये रातों रात न्यूज आ रही है। हम लोगों ने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने स्टार्ट कर दिए हैं। अभी के लिए हमारा काम यह है कि यूरोपियाई देश न्यूट्रल रहें, ये एंटी इंडिया ना हो जाएं, और इसके लिए हमने 2 स्टेप्स लिए हैं। भारत और जर्मनी की एंगेजमेंट आप देखोगे बहुत स्ट्रांग हो गई है। यूरोपियन यूनियन में ना वैसे तो बहुत सारे देश हैं, इधर आप देख पाओगे ये यूरोपियन यूनियन का मैप है, टोटल 27 देश है यहाँ पे। फिनलैंड है, स्वीडन है, बड़े बड़े देश आपको दिख जाएंगे, इटली भी है, स्पेन है। बट यूरोपियन यूनियन के 2 सेंट्रल कंट्रीज जो कंट्रोल करते हैं बाकी यूरोपियन यूनियन की पॉलिसीज, वो आपके सामने हैं, जर्मनी, फ्रांस। अगर जर्मनी फ्रांस आपके साथ में है ना, तो मोस्ट प्रॉब्ली बाकी यूरोपियन यूनियन भी काफी हद तक सेम पॉलिसी के साथ ही आगे बढ़ेगा। अगर ये दोनों देश अड़ जाते हैं कि नहीं, हमको भारत पे किसी भी टाइप के टैरिफ सैंक्शंस इंपोज नहीं करने, तो उस केस में यूरोपियन यूनियन कलेक्टिवली एज ए होल लगता नहीं है कि भारत पे कोई ज्यादा बड़ा एक्शन लेगा। जर्मनी ने ऑलरेडी हिंट दे दिया है कि इंडिया के साथ ये क्लोजर ट्रेड रिलेशंस चाहते हैं एमिड ट्रम्प टैरिफ्स। दूसरी तरफ आप अगर देखोगे, फ्रांस के साथ भारत आज के समय डिस्कस कर रहा है एक 2 लाख करोड़ की मेगा डिफेंस डील, जिसके अंडर 114 रफाल फाइटर जेट्स हम परचेज करेंगे फ्रांस से, और इन रफाल फाइटर जेट्स में 60% इंडिजिनस कंटेंट होगा, मतलब कि मेड इन इंडिया कंटेंट 60% होगा, बाकी 40% मेड इन फ्रांस होगा, या फिर बाकी जो यूरोपियन कंट्री से कंपोनेंट्स आते हैं वो यहाँ पे आएंगे। ऑब्वियसली जो ये मेजर चंक है इस अमाउंट का, ये डसॉ के पास जाएगा, फ्रेंच कंपनी है ये। तो फ्रांस मुझको नहीं लगता कहीं से भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ एग्री करने वाला है, इन नो वे व्हाटसोएवर। फ्रांस कई और मुद्दों में भी आप अगर देखो तो यूएसए के अगेंस्ट खड़ा हो चुका है। जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा, इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, इन्होंने ये कहा कि फिलिस्तीन हमारा इलाका है। बेसिकली इजराइल अब कह रहा है नो 2 स्टेट सोल्यूशन, ओनली 1 स्टेट सोल्यूशन। फिलिस्तीन को ये खत्म ही कर देंगे, पूरा एरिया कब्जा लेंगे। फ्रांस ने रिसेंटली सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन को पास करने में हेल्प करी है, जहां पे भारत ने भी फ्रांस के पक्ष में वोट किया है और यह कहा है कि फिलिस्तीन बिल्कुल एज ए कंट्री एग्जिस्ट करना चाहिए। ना क्या इससे फिलिस्तीन बच पाएगा? नहीं, इजराइल को जो ग्राउंड लेवल पे करना है वो करके छोड़ेगा। बट यहाँ पे आप ये देखिए, फ्रांस कहीं भी यूएसए के साथ खड़ा नहीं हुआ फिलिस्तीन इजराइल के मामले में। फ्रांस की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी थी यहाँ पर। और इवन दो इमैनुअल मैक्रों आज के समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं इंटरनली, फ्रांस के पार्लियामेंट में फिर से सरकार गिर चुकी है, और पता नहीं इमैनुअल मैक्रों कब तक, कितने लंबे समय तक फ्रांस के प्रेसिडेंट रहेंगे, कब तक ये सरकार चला पाएंगे। बट ओवरऑल इंडिया जिस टाइप की डिफेंस डील्स के बारे में बात कर रहा है फ्रांस के साथ, ऐसी डील्स यूएस चाहता था। यही ऐसी डील, इसी अमाउंट की डील ट्रंप को मिल जाती ना, ट्रंप अमेरिकन को दिखाते देखो F-35 फाइटर जेट्स हम इंडिया को बेचेंगे, इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूएसए को मिलेंगे। ये डील हम दे रहे हैं फ्रांस को। तो अगेन मुझे लगता नहीं है कि यूरोपियाई देश डोनाल्ड ट्रंप की बात यहाँ पे सुनने वाले हैं। ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज ने देख लिया है कि यूएस के प्रेशर के अंडर भी इंडिया ने कोई भी अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करी है। मान लीजिए कल को हाइपोथेटिकली ये यूरोपियाई देश सैंक्शंस या टैरिफ्स भारत पे लगा भी देते हैं, उस केस में इंडिया, चाइना और रशिया और करीब आ जाएंगे। ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल में आप अगर पढ़ोगे तो वो ओपनली कह रहे हैं ब्रिक्स कंट्रीज तैयार है इस सब के लिए, आपस में ट्रेड वो बहुत ज़्यादा बढ़ा लेंगे, इकोनॉमीज कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगी, ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट हो जाएंगी। यूरोप और यूएसए इस टाइप के टैरिफ्स भारत, चाइना दोनों पर लंबे समय तक नहीं लगा सकते। सो अगेन यहाँ पे स्कॉट बेसेंट बातें कर रहे हैं कि इंडिया पे टैरिफ लगाओ वगैरह,
बट आई रियली डाउट कि G7 में इस बात को लेकर सहानुभूति बैठ पाएगी कि इंडिया पे इतने सारे टैरिफ इनको लगाने चाहिए, क्योंकि याद रखिएगा G7 में ना सिर्फ फ्रांस जर्मनी है, साथ ही साथ जापान भी है जो बहुत ही ज्यादा एक क्लोज पार्टनर है भारत का। जापान भी बिल्कुल नहीं चाहेगा कि भारत पे टैरिफ लगे। सो यूएस इस मामले में आई डोंट थिंक सक्सेस हासिल करने वाला है। अगर ये इनको अगर मान लो यूएस को कुछ सक्सेस यहाँ पे मिलती भी है, ये बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर लेते हैं, उस केस में भी एट मैक्स थोड़ा एक इकोनॉमिक झटका लगेगा भारत को, बट एज ए कंट्री वी विल स्टिल स्टैंड टुगेदर एंड वी विल ओवरकम दिस प्रॉब्लम। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा ना, मुझको यहाँ पर एक बात ये भी ऐड करनी पड़ेगी आप सबके सामने कि जो डीए के हमारे कोर्स हैं, यहाँ पे एनरोलमेंट कल के बाद बंद हो जाएगी, बैच हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास आखिरी मौका है। बहुत से बच्चे बाद में मैसेज करते हैं कि अभी यहाँ पे एनरोल हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, अब आप बाकी कोर्सेज पर फोकस कर रहे हैं, डीए के कोर्सेज कब स्टार्ट होंगे। मैं बता दूं आपके पास कल आखिरी दिन है, आप एनरोल करना चाहे कर सकते हैं, बाद में उसके बाद वी विल फोकस ऑन अदर बैचेस। नाउ फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि सुशीला कर्की ये रिसेंटली बन चुकी है फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड एज द इंटरिम लीडर फॉलोइंग जेन ज़ी प्रोटेस्ट ऑफ विच कंट्री। किस देश की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है सुशीला कर्की? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। एक डेटा एनालिस्ट साल का कितना कमाता है? आप अगर वेरियस वेबसाइट्स देखो, चाहे ग्लासडोर देख लीजिए, इंडीड देख लीजिए, कोई और वेबसाइट, हर जगह आपको सेम इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ऑन एन एवरेज एक फ्रेशर एक्सपेक्ट कर सकता है 4 से लेकर 6 लाख रुपए पर एनम एज ए डेटा एनालिस्ट। क्योंकि डेटा लगातार बढ़ता जा रहा है, कंपनीज एक्सपैंड कर रही है, और डेटा को समझने के लिए हर कंपनी को हर सेक्टर में, चाहे हेल्थ केयर हो, डिफेंस हो, गवर्नमेंट, प्राइवेट, एवरीवेयर डेटा एनालिस्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि एक डेटा एनालिस्ट बने कैसे? करियर 247 आपकी हेल्प कर सकता है विद आवर स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा एनालिस्ट विद जनरेटिव एआई कोर्स। आज के समय जो भी कोर्सेज करियर 247 लेके आ रहा है, हम इंश्योर कर रहे हैं कि वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज भी दी जाए, क्योंकि बिना एआई की नॉलेज के आप ना एक अच्छे डेटा एनालिस्ट, ना डेटा साइंटिस्ट या फिर एक डेटा इंजीनियर बन सकते हैं। यू डेफिनेटली नीड एआई टू इंप्रूव योर प्रोडक्टिविटी। आपको करना सिंपली यहाँ पर ये है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको यहाँ पर लिंक में मिल जाएगा, मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PD10 और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।